मॉर्निंग क्लास। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे और इससे पहले लेक्चर्स में हमने ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स थे उसको हमने ऑलरेडी समझ लिया है, चाहे वो इनपुट आउटपुट चैनल को लेके हो, चाहे वो ह्यूमन की मेमोरी को लेके हो, चाहे वो ह्यूमन के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो अपने इस सब्जेक्ट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में या यू कैन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हमने ह्यूमन वाली एंटिटीज को कम्प्लीटली समझ लिया है। आज से हम कंप्यूटर के बारे में लर्न करेंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस में यूज होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में, उन सभी एलिमेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इनपुट आउटपुट, पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट, तीसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा होता है मेमोरी मॉड्यूल। सेम अगर कंप्यूटर के इन एलिमेंट्स को जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन एलिमेंट्स को अगर ह्यूमन में जो हमने एलिमेंट्स पढ़ा उन एलिमेंट्स से कंपेयर करें तो ह्यूमन में भी हमने इनपुट आउटपुट चैनल पढ़ा था, सेम लाइक दिस इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ह्यूमन में हमने मेमोरी पोर्शन पढ़ा था जिसमें सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी होती थी। सेम हियर इन कंप्यूटर there is a memory module in which static memory, dynamic memory, lots of memories are used there. And next is central processing unit. In human, we use third element, information processing component, information processing unit, जहाँ पे हम ह्यूमन ब्रेन को किसी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू या मेमोरी के थ्रू कोई इनपुट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता था। यानी प्रोसेस करने का मतलब है उस पर थिंकिंग करता था। थिंकिंग मीन्स रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इस तरह से ह्यूमन की जो भी कंपोनेंट्स है वो कंप्यूटर के कंपोनेंट से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो कंप्यूटर की बात करें तो ए कंप्यूटर सिस्टम इज मेड of various elements. There are lots of elements like input devices, output devices, virtual reality, physical interaction, paper, memory, and processing. Okay, so these components are related to input output devices. These components are related to input output devices. Okay, just like input output channel in human being. Okay, and this one is memory like RAM, hard disk, cache memory, register, etc and etc. There are lots of memory in computer. There is a memory hierarchy in which lots of memory are used in computer. And third one is processing means CPU. तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग में, चाहे मेमोरी के रिगार्डिंग में, चाहे वो प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर्स में बेसिकली हमें कंप्यूटर सेक्शन में इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना। आज के लेक्चर में हमें इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स की स्टडी करनी है कि कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, यही हमें आज स्टडी करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर इंटरेक्शन की बात करें तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग होता है और एक सिस्टम होता है जिसके बीच इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए हम एक इंटरफेस यूज करते हैं। ओके, तो हम जो इंटरेक्शन स्टेबलाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग इंटरफेस, तो बेसिकली वहां हो क्या रहा है, हम किसी डिवाइसेस के थ्रू मशीन को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यानी डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसको हमारा सिस्टम प्रोसेस करता है। तो व्हाट गोज इन एंड आउट, क्या जा रहा है सिस्टम में और सिस्टम से क्या बाहर निकल रहा है, इट्स डिपेंड ऑन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, एंड व्हाट कैन इट डू, दैट्स मेमोरी एंड प्रोसेसिंग।
उन इंफॉर्मेशन को जो हमने प्रोवाइड किया उनके साथ क्या हुआ, क्या होना है, ये सारी चीजें मेमोरी और प्रोसेसिंग का पार्ट है। और आफ्टर मेमोरी और प्रोसेसिंग वो चीजें फिर आउटपुट डिवाइसेस पे हमें डिस्प्ले होती है। तो आज का जो हमें सेक्शन करना है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। तो टिपिकली कंप्यूटर की अगर बात करें तो बेसिकली कंप्यूटर क्या है, एक स्क्रीन होती है जिसपे हमें बहुत सारे विंडोज दिखते हैं, ठीक है। कुछ इनपुट कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ आउटपुट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, ठीक है। तो ये इन सब का कलेक्टिव फॉर्म जो है वो कंप्यूटर कहलाता है। तो कंप्यूटर के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पीडीए हो गया, मोबाइल हो गया। ऑल दीज आर कंप्यूटर्स, the electronic gadgets which has the capability of computation is called computer. Okay, तो कंप्यूटर के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पीडीए हो गया, मोबाइल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर इंटरेक्शन की बात करें, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। हमारे पास यहाँ एक ह्यूमन बीइंग है और यहाँ एक कंप्यूटर है। तो इस ह्यूमन बीइंग और इस कंप्यूटर के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, बाय यूजिंग सम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सम प्रोसेसिंग यूनिट एंड सम मेमोरीज। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन कई तरह से हो सकता है। हम सिस्टम को जब इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इनपुट प्रोवाइड करने की वजह से सिस्टम कुछ प्रोसेसिंग कर रहा हो, कुछ आउटपुट दे रहा है। तो ये इनपुट देना, उसका प्रोसेस होना, फिर आउटपुट में हमें कुछ मिलना, यही क्या है, इंटरेक्शन है। तो बेसिकली अगर इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन कई तरह से होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रिचर इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम मशीन को वॉइस के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और मशीन हमारी उस स्पीच को, उस वॉइस को रिकॉग्नाइज करके प्रोसेस करता है और हमें कुछ कमांड्स के थ्रू वो रिस्पॉन्ड करता है। तो कहीं ना कहीं जब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कुछ इनपुट दे रहे हैं तो वो इनपुट वो प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ सर्टेन आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो आउटपुट कमांड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो आउटपुट वॉइस के फॉर्म में हो। तो रिचर इंटरेक्शन विल बी वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइज दैट एक्चुअली anyone's spoken command and robotics devices that automatically assist people। तो जो रोबोट होगा वो क्या करेगा, हमारे द्वारा दी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें वो रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंटरेक्शन हो गया, रिचर इंटरेक्शन, जिसमें हम किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कुछ वॉइस या कुछ स्पीच एज इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कमांड्स के फॉर्म में दे रहे हैं उसको। और वो जो रोबोट, वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमारी उस कमांड को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और फिर हमारे असिस्टेंस के लिए वो हमें कुछ सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये होता है रिचर इंटरेक्शन। तो ऐसी कुछ ऐसी भी डिवाइसेज होती हैं जिनमें हम इंटरेक्शन के लिए हम वॉइस को भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो अब जो हम डिवाइसेस की बात करने जा रहे हैं, जिन इनपुट डिवाइसेस की बात करने जा रहे हैं, बेसिकली वो इनपुट डिवाइसेस कंप्लीटली टेक्स्ट बेस्ड डिवाइसेस हैं। तो अगर टेक्स्ट एंट्री डिवाइसेस की बात करें तो टेक्स्ट एंट्री डिवाइसेस में हमारे कीबोर्ड्स आते हैं, ठीक है, कोड कीबोर्ड्स आते हैं, फोन पैड्स आते हैं, हैंड राइटिंग आती है, स्पीच रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम आता है। ये बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम इनपुट डिवाइसेस की तरह ट्रीट करते हैं, जिनमें हम टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट मशीन को प्रोवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, जिसको नॉर्मली हम अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड भी कहते हैं और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको हम क्वालिटी कीबोर्ड भी कहते हैं। क्वालिटी कीबोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ, उस कीबोर्ड में जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, जो न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स हैं, उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। बाकी जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी पोजीशन या फिर जो फंक्शनल कीज होती है उनकी पोजीशन और लोकेशन चेंज हो सकती है, लेकिन जो अल्फाबेट्स हैं और जो नंबर्स हैं उनकी जो लोकेशन और पोजीशन होती है क्वार्टरी कीबोर्ड में
वो फिक्स्ड होती है। तो अगर क्वार्टरी कीबोर्ड की बात करें, जो क्वार्टरी कीबोर्ड में अगर आप कभी भी जो सिस्टम में आप कीबोर्ड यूज करते हैं उसको आप ध्यान से देखें, तो उस कीबोर्ड में जो कुछ कैरेक्टर जैसे कि QWERTY ये एक साथ आते हैं, ठीक है। इन्हीं कैरेक्टर के बिहाफ पे इस कीबोर्ड को हम क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। और क्वार्टी कीबोर्ड की स्पेशलिटी होती है, इसमें कैरेक्टर्स और नंबर की जो स्टैंडर्ड लोकेशन वो फिक्स रहती है, ये वेरी नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरी तरह का कीबोर्ड हमारे पास, इसको हम कोड कीबोर्ड बोलते हैं। क्वार्टी कीबोर्ड जो अभी हमने पढ़ा, क्वार्टी कीबोर्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसमें नंबर ऑफ कीज बहुत ज्यादा होती है। तो इन सभी कीज की लोकेशन को लर्न कर पाना, उसके अकॉर्डिंग टाइप कर पाना, या इतने बड़े कीबोर्ड को मैनेज कर पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। तो एक और तरह का कीबोर्ड हमारे पास होता है जिससे हम मशीन को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोड कीबोर्ड। बेसिकली कोड कीबोर्ड में का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि आपका फिगर में दिख रहा होगा। कोड कीबोर्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आपको 4 या 5 बटन्स दिखती हैं, ठीक है। और उन बटन्स को यूज करके हम कुछ इस तरह से कोड करते हैं कि कोड कीबोर्ड आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। Only a few keys, 4 or 5, are used and later are productive by pressing one or more of the keys at once. Means एक या एक से ज्यादा बटन्स को दबाने से हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर मिलते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि हमने सिर्फ इस वाले बटन को प्रेस किया, मीन्स हमने सिर्फ इस वाले बटन को प्रेस किया, इट मीन्स मशीन इसे क्या आइडेंटिफाई करेगा, बी। हमने 4th एंड 5th वाले बटन को प्रेस किया है, मशीन इसे क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, सी। हमने 3rd वाले बटन को प्रेस किया है, मशीन इसे आइडेंटिफाई कर रहा है, डी। मींस सिर्फ इन 5 बटन्स को यूज करके हम सारे कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम काम वही कर रहे हैं बाय यूजिंग लेस नंबर ऑफ बटन्स, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नंबर ऑफ बटन्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कोड कीबोर्ड की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ बटन्स जो है बहुत कम होते हैं, मे बी 4 और 5 बटन्स, ठीक है। जैसे कि आपने सबसे अच्छा एग्जांपल ले लूं मैं कोड कीबोर्ड का, आपने देखा होगा पियानो देखा होगा। पियानो में बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट बटन्स होते हैं, ठीक है। हर हर बटन पे कोड डिफाइंड होता है। जैसे कि आप व्हाइट और ब्लैक बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ और किसी और तरह की नॉइस निकलती है, दो व्हाइट बटन्स को प्रेस करते हैं तो किसी और तरह की वॉइस निकलती है। तो कहीं ना कहीं एक या एक से ज्यादा बटन्स को यूज करके हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, जिसके थ्रू लेस नंबर ऑफ बटन्स को यूज करके हम मैक्सिमम कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के कीबोर्ड की जो साइज होती है वो छोटी होती है। जैसे कि यहाँ एडवांटेजेस की बात कर रहा है, जो कोड कीबोर्ड होते हैं उनके एडवांटेजेस में दे आर एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट, reducing the size of a conventional keyboard. The learning time of the keyboard is supposed to be fairly short. इसको समझने बहुत आसान होता है, कम समय में आप समझ जाते हैं चीजों को। Code keyboard can also be used where only one-handed operation is possible. इतने कोड कीबोर्ड इतना छोटा होता है कि आप एक हाथ से ही इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कोड कीबोर्ड का एग्जांपल है, जैसा कि आपने फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ कोड कीबोर्ड, ओके। नेक्स्ट हमारा जो इनपुट टाइप का डिवाइस है वो है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। मींस हम कुछ ऐसे स्ट्रोक टाइप के इवेंट परफॉर्म करें जिससे हमारे स्ट्रोक को सिस्टम रीड करके किसी कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन का कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन की अगर बात करें तो दिस इज text can be input into the computer using a pen and a digitizing tablet. मीन्स हमारे पास एक डिजिटाइजिंग टैबलेट होती है, उस टैबलेट पे हम किसी पेन को यूज करते हुए कुछ स्ट्रोक्स देते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं उस टैबलेट पे, जिससे कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं, ठीक है।
टेक्निकलिटी में अगर बात करें, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसे कैप्चरिंग ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन, स्ट्रोक पाथ, pressure, etc. in a natural manner. Means हैंड राइटिंग रिकग्निशन में हम जो भी चीजें टैबलेट पे पेन के थ्रू लिख रहे हैं वो हमारे सिस्टम पे डिस्प्ले हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमारा सिस्टम हमारे लिखने के स्ट्रोक को रीड कर रहा है। मींस हम किस तरह से लिख रहे हैं और हमारे उस स्ट्रोक को रीड करके वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारे इस कैरेक्टर के स्ट्रोक का जो पाथ है वो किस कैरेक्टर से रिलेट करता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज इसकी हैं, सेगमेंटिंग ज्वाइंड अप राइटिंग इनटू इंडिविजुअल लेटर्स, इंटरप्रेटिंग इंडिविजुअल लेटर्स, कॉपिंग विद डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हैंड राइटिंग। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करिए मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अलग है आपकी हैंड राइटिंग से। मैं जैसे सपोज करिए मेरे एक मिनट, जैसे मैं हो सकता हो आपको मैं एन लिखने के लिए बोलूं तो आप एन को इस तरह से लिखें, ठीक है, और मैं एन को कुछ स्टाइल में लिखूं लाइक दिस, लाइक दिस। मतलब कहने का मतलब लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग किसी और स्टाइल में लिखते हैं, कुछ लोग किसी और स्टाइल में लिखते हैं। तो ये जो हर लेटर को इंटरप्रेट, हर लेटर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका, हमारे लिखने का जो तरीका है, सिस्टम उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है। मींस हमारे लिखने का जो स्ट्रोक है, हमारे जो राइटिंग की स्टाइल है, वो राइटिंग की स्टाइल में भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में अगर हर पर्सन अलग अलग वे में कैरेक्टर को अलग अलग तरह से लिख रहा है, तो सिस्टम के लिए बड़ा क्रिटिकल हो जाता है आइडेंटिफाई कर पाना कि ये जो मूव्स हैं, ये जो स्ट्रोक्स हैं, वो किस कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो ये इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज भी है कि हर पर्सन की हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, और हैंड राइटिंग के भी डिफरेंट है। हैंड राइटिंग को हर कैरेक्टर से रिलेट कर पाना थोड़ा हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन डिवाइसेस के लिए थोड़ा टिपिकल होता है। बेसिकली ये जो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं, ये हमारी पीडीए में यूज होती हैं, टैबलेट्स में यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक नोट दिया हुआ है, द most significant information in handwriting is not in the letter shape itself, but in the stroke information. The most significant information in handwriting is not the letter shape. आप किस शेप में लिख रहे हैं वो सिर्फ वही मायने नहीं रखता है, आपका जो स्ट्रोक है, आपके स्ट्रोक की जो इंफॉर्मेशन है जो आप उस टैबलेट पे पेन के थ्रू दे रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंस रखती है कि आप बेसिकली वो जो स्ट्रोक दे रहे हैं वो स्ट्रोक किस शेप को, किस लेटर के शेप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, the way in which the letter is drawn, this means that devices which support handwriting recognition must capture the stroke information, not just the final character shape. Means जो handwriting recognition devices होती हैं वो कैरेक्टर को, शेप को ही नहीं रीड करती कि आप किस शेप में कैरेक्टर को लिख रहे हैं। आप जो स्ट्रोक दे रहे हैं, आप उस टैबलेट पे पेन के थ्रू जो स्ट्रोक दे रहे हैं, जो प्रेशर दे रहे हैं, उस प्रेशर को, उस स्ट्रोक की इंफॉर्मेशन को रीड करके उस कैरेक्टर के शेप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसीलिए यहाँ थोड़ी ड्रॉबैक ये है, हर पर्सन की हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, तो हो सकता हो हर पर्सन का जो स्ट्रोक है, जो प्रेशर है, जो पेन के थ्रू डिजिटल टैबलेट पे दे रहा है, जो प्रेशर, जो स्ट्रोक है किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए, में भी हो सकता है वो स्पेशल, वो स्ट्रोक और प्रेशर जो डिफरेंट हो, हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो। तो ये थोड़ी ड्रॉबैक है इस इनपुट डिवाइस के लिए। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा स्पीच रिकॉग्निशन। Speech recognition is the ability of a machine or program to identify words and phrase in spoken language. हम जो भी मशीन को बोले, मशीन उसको कैरेक्टर के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर सके। जैसे मैंने बोला राम, मशीन उसको आइडेंटिफाई कर सके दिस इज राम, और उसको स्क्रीन पे RAM लिख दे। तो कहने का मतलब ये है
कि हमारे दिए हुए इनपुट को मशीन उसे कैरेक्टर के फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। दिस इज ए स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी मशीन के लिए इनपुट डिवाइसेस की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसके भी अपने कुछ ड्रॉबैक हैं। जैसे हर इंसान के बोलने का तरीका अलग अलग होता है। वो हो सकता है कोई स्पेनिश अमेरिकन स्टैंडर्ड बोलता हो, ठीक है, कोई इंडियन स्टैंडर्ड में इंग्लिश बोलता हो, तो उस समय किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर या वर्ड को रिकॉग्नाइज कर पाना ये थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस के लिए कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि moreover, since every person speaks differently, हर पर्सन अलग अलग तरह से बोलता है, the system has to be trained and turned to each or its performance decreases a strong essence, a cold and emotions can also be cause recognizing problem. जैसे ठंडियों में क्या है, हम ठंडियों में हम बड़ा सिकुड़ के बोलते हैं, गर्मियों में हम बड़े फ्लुएंट होकर बोलते हैं। तो हमारे जो बोलने का तरीका है, हमारी जो वॉइस है, ये कहीं ना कहीं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए कभी कभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। हम जब भी बोलते हैं तो हमारे सराउंडिंग में जो नॉइस है वो हमारी वॉइस के साथ मिक्स हो जाती है, जो कि हमारे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है उन सभी वॉइस को आइडेंटिफाई कर पाने कि इसमें हमारी वॉइस कौन सी है और सराउंडिंग नॉइस कौन सी है। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की, और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम एक तरह से इनपुट डिवाइसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अभी तक हम जो इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिकली ये इनपुट डिवाइसेस जो है हमारी टेक्स्ट एंट्री डिवाइसेस थी। टेक्स्ट एंट्री डिवाइसेस यानी टेक्स्ट के फॉर्म में हम मशीन को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। वो टेक्स्ट या तो हम कीबोर्ड पर टाइप करके दे सकते हैं, वो टेक्स्ट या तो मशीन को बोल के दे सकते हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट या तो हम मशीन हैंड राइटिंग के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें हम टेक्स्ट के थ्रू मशीन को इनपुट प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब जो हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस मींस जिन डिवाइसेस के थ्रू मशीन को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज करके हम स्क्रीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम के किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई क्लिक इवेंट परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म होता है। तो जो पोजिशनिंग जो पॉइंटिंग डिवाइसेज है, जैसे कि माउस हो गए, टच पैड हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, टच स्क्रीन हो गए, टैबलेट्स हो गए, ठीक है, आई गेज हो गया, कर्सर हो गया, ये सब क्या है, हमारी एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ठीक है। और पॉइंटिंग डिवाइसेस का यूज हम इनपुट डिवाइसेस की तरह करते हैं, इसमें हम सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो इनपुट सिस्टम प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो अगर माउस की अगर बात करें तो माउस जो है एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। और बेसिकली माउस को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि हमारे स्क्रीन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, हमारे स्क्रीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कर्सर मूव करता रहता है, और उस कर्सर का जो मूवमेंट है वो हमारे माउस के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो हमारे माउस का मूवमेंट होता है वो हमारे एक्स जेड प्लेन में होता है, और हमारे स्क्रीन पे जो कर्सर का मूवमेंट होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है। तो कहीं ना कहीं हम एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन के बीच में एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि हमारे इस माउस के मूवमेंट की वजह से एक कर्सर हमें अपनी स्क्रीन पे मूव करता हुआ दिखता है, या यूं कह सकते हैं हम अपनी स्क्रीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम को माउस के कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिंक्रोनाइज कर देते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो जो माउस है बेसिकली आज से पहले जो हम माउस यूज करते थे 7-8 साल पहले, वो मैकेनिकल माउस होती थी जिसमें नीचे एक बॉल लगा होता था। और आज की डेट में जो हम माउस यूज करते हैं वो बेसिकली एक ऑप्टिकल माउस होता है, जिसमें नीचे एक लाइट जलती रहती है, लाइट जो कि एक लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। जो मैकेनिकल माउस होते थे, मैकेनिकल माउस में नीचे एक बॉल होती थी, हम माउस को मूव कराते थे जिसकी वजह से वो बॉल रोटेट होती थी। तो उस बॉल का रोटेशन जो है हमारी स्क्रीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कर्सर की लोकेशन को डिफाइन करता था। लेकिन अगर ऑप्टिकल माउस की बात करें तो ऑप्टिकल माउस से निकलने वाली लाइट जब एक्स जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मूव करती है
तो उस लाइट की वजह से हमारा कर्सर स्क्रीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाता है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है हमारा टच पैड। ठीक है, टच पैड बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल्स में, टैबलेट्स में हम जो इनपुट देते हैं वो स्क्रीन को टच करके देते हैं। तो हमारी स्क्रीन में एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग टच। ठीक है, तो हम अपने ह्यूमन बॉडी के हैप्टिक सेंसर्स को यूज करते हुए अपने उस मशीन को टच के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली टच भी दो तरह के होते हैं, फास्ट स्ट्रोक एंड सेकंड वन इज लो स्ट्रोक। तो जो हमारे जो टच पैड होते हैं, उस टच पैड का जो फास्ट स्ट्रोक होता है बेसिकली वो लॉट्स ऑफ पिक्सल कवर करता है बाय मूवमेंट ऑफ पर इंच। ओके, और जो लो स्ट्रोक टच पैड होता है वो पर इंच मूवमेंट में बहुत कम पिक्सल्स को कवर करता है। तो यू कहें कि जो फास्ट स्ट्रोक और स्लो स्ट्रोक टच पैड है बेसिकली एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, ये उस स्क्रीन की उस टच पैड स्क्रीन की जो इनपुट लेने की क्वालिटी है। ठीक है, फास्ट स्ट्रोक में बहुत फास्ट वे में होती है, स्लो स्ट्रोक में बहुत ही स्लो वे में होती है। मींस फास्ट स्ट्रोक में वो लॉट्स ऑफ पिक्सल्स को कवर करते हैं, स्लो स्ट्रोक में बहुत कम पिक्सल्स को वो कवर करते हैं। ऐसी हमारे जो दूसरे इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि ट्रैक बॉल एंड थंब व्हील। ट्रैक बॉल और थंब व्हील का यूज भी हम एक तरह से अपने सिस्टम को इनपुट देने के लिए प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैक बॉल और थंब व्हील दोनों अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं। है तो एक तरह की, लेकिन की जो वर्किंग है वो थोड़ी अलग अलग होती है, अलग अलग जगहों की होती है। ट्रैक बॉल की अगर बात करें, ट्रैक बॉल इज अ रोटेटेड इनसाइड स्टैटिक हाउसिंग लाइक अपसाइड डाउन साइड माउथ। ओके, इसमें जो बॉल लगी होती है उस बॉल का जो रिलेटिव मोशन होता है, उस बॉल को जब हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, उस बॉल का जो रिलेटिव मोशन होता है वो रिलेटिव मोशन हमारे स्क्रीन के कर्सर की लोकेशन को डिफाइन करता है। लेकिन अगर वही थंब व्हील की बात करें तो थंब व्हील को बेसिकली हम कैड की डिजाइनिंग में यूज करते हैं। जैसे कि कह रहे हैं फॉर एक्यूरेट कैड, 2 डायल्स फॉर एक्स वाई कर्सर पोजीशन, फॉर फास्ट स्क्रोलिंग सिंगल डायल ऑन माउस। तो ट्रैक बॉल और थंब व्हील अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन इनको यूज हम डिफरेंट जगहों पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड निप्पल। जैसा कि आप डेली लाइफ में डिफरेंट तरह के इनपुट डिवाइसेस यूज किए होंगे, तो आपने जब कोई रेसिंग कार या फिर रेसिंग बाइक का गेम खेला होगा या फिर कोई अदर टाइप का गेम खेला होगा, तो आपने उसमें एक इनपुट डिवाइस यूज किया होगा, इसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं। जॉयस्टिक के थ्रू आप फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। मींस आप जॉयस्टिक को यूज करके सिस्टम में किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव करा सकते हैं। मींस कहने का ये है कि आप जॉयस्टिक को यूज करके सिस्टम को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको अब फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है। ठीक है, तो ऐसी एक और तरह का इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड निप्पल। कीबोर्ड निप्पल भी एक तरह का जॉयस्टिक ही है, लेकिन ये नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे थिंक पैड के लैपटॉप आते हैं, थिंक पैड के लैपटॉप के कीबोर्ड के बीचों बीच एक रेड कलर का बहुत छोटा सा जॉयस्टिक होता है। बेसिकली है वो भी एक जॉयस्टिक, लेकिन वो कीबोर्ड के बीचों बीच एक डॉट सा रेड डॉट सा दिखता है, इसलिए हम उसको कीबोर्ड निप्पल बोलते हैं। तो बेसिकली ये बहुत छोटा सा जॉयस्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है हमारा टच सेंसिटिव स्क्रीन। ठीक है, ये बेसिकली टच सेंसिटिव स्क्रीन भी टच स्क्रीन की तरह है, जिसके थ्रू हम सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस स्टाइलस एंड लाइट पेन। स्टाइलस एंड लाइट पेन भी एक तरह के इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोई भी शेप अपनी स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं, सिस्टम को कोई इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, सरफेस पे लाइट पेन को या स्टाइलस को मूव करा के कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टाइलस एंड लाइट पेन बेसिकली
आर्किटेक्चर में या किसी की डिजाइनिंग में हम नॉर्मली यूज करते हैं, और इसके थ्रू किसी मशीन को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। आई गेज की बात करें तो आई गेज भी एक तरह से एक इनपुट डिवाइस ही है, जो कि आई गेज टेक्नोलॉजी को यूज करके हम मशीन को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम सिस्टम को बिना टच किए हुए, बिना हैप्टिक सेंसर का यूज किए हुए, बिना सिस्टम के स्क्रीन को टच किए हुए, कीबोर्ड को टच किए हुए, हम सिस्टम को अपने आईज के थ्रू या यूं कहें कि आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, अपनी आई को यूज करते हुए सिस्टम को सर्टेन इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। तो आई गेज टेक्नोलॉजी एक तरह से इनपुट डिवाइस की तरह यूज होती है। तो ये तो हो गया हमारे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि हमारे सिस्टम का स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, मींस ऐसे डिवाइसेस जो हमें आफ्टर प्रोसेसिंग कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले डिवाइसेस में आपकी नॉर्मली कंप्यूटर की स्क्रीन भी आ जाती है, और आपका डिजिटल पेपर भी आ जाता है, प्रिंटर भी आ जाता है। तो डिस्प्ले डिवाइसेस की अगर बात करें तो डिस्प्ले डिवाइसेस भी बहुत तरह की है। तो डिस्प्ले डिवाइसेस में अगर स्क्रीन की बात करें तो डिस्प्ले डिवाइसेस जो स्क्रीन है वो भी बहुत तरह की होती है। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर भी बहुत तरह के होते हैं। तो बेसिकली आज जो हम डिस्प्ले डिवाइसेस की बात करेंगे तो बेसिकली हम स्क्रीन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ पे बिट मैप स्क्रीन दिया हुआ, जिसको सीआरटी एंड एलसीडी नॉर्मली हम लोग कहते हैं। बिट मैप स्क्रीन में बेसिकली हम स्क्रीन के हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को मेमोरी में बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्रीन के, कंप्यूटर की स्क्रीन के किसी स्पेसिफिक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को हमें डिफाइन करना है, तो उस पिक्सल की इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर की मेमोरी में बिट्स के फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसे स्क्रीन को हम बिट मैप स्क्रीन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं सिस्टम के हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को मेमोरी में 0-1 के फॉर्म में स्टोर करूं, यानी हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला हर एक फिगर ब्लैक एंड व्हाइट होगा, कलर नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा। मींस हर पिक्सल या तो ब्लैक होगी, हर पिक्सल या तो व्हाइट होगी। 0 मींस पिक्सल ऑफ स्क्रीन इज ब्लैक एंड 1 मींस पिक्सल ऑफ स्क्रीन इज व्हाइट। तो ये 0-1 का कॉम्बिनेशन है। तो इस 0-1 के कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे स्क्रीन कई सारे पिक्सल व्हाइट होंगे, कई सारे पिक्सल ब्लैक होंगे। तो सेलेक्टिव पोजीशंस के पिक्सल का व्हाइट और ब्लैक होने से हमारे स्क्रीन पे एक अलग सी शेप बन के आती है, जिसको हम फिगर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली इंफॉर्मेशन को जब हम बिट्स के फॉर्म में मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम डिस्प्ले डिवाइस में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन को हम बोलते हैं बिट मैप स्क्रीन। और बिट मैप स्क्रीन में नॉर्मली सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, ऑल दीज आर स्क्रीन्स कम इन दिस सेक्शन। ओके, तो इस अगर जो हम डिस्प्ले डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली डिस्प्ले डिवाइसेस में बहुत सारे बेसिक टर्म्स होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि रेजोल्यूशन, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो एंड कलर डेप्थ। तो रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके उस डिस्प्ले डिवाइस में टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स कितने हैं, दैट्स रेजोल्यूशन। ओके, और अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो एस्पेक्ट रेशियो मतलब आपकी स्क्रीन के विड्थ और हाइट का रेशियो क्या है, इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। कलर डेप्थ की बात करें तो हर स्क्रीन के हर एक पिक्सल में टोटल कितने कलर बन सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कलर डेप्थ। तो ये जो बेसिक चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी किसी भी स्क्रीन की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए, रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा मींस उस स्क्रीन की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। एस्पेक्ट रेशियो बहुत ज्यादा होगा मींस उस स्क्रीन की कोई पिक्चर बहुत बड़ी बड़ी दिखेगी, ठीक है। कलर डेप्थ बहुत ज्यादा होगा मींस उस स्क्रीन पे जो कलर क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो स्क्रीन को हम डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे अभी बिट मैप स्क्रीन की बात करें, बिट मैप स्क्रीन की बात करें, इसमें सीआरटी एंड एलईडी है, तो उसी सीआरटी में हम सीआरटी की बात करते हैं। तो सीआरटी बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस की तरह यूज होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, एक फोकसिंग सिस्टम लगा होता है, और वो फोकसिंग सिस्टम उस इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोकस करते हुए हमारी स्क्रीन पे जहाँ पे इस फास्फोरस की कोटिंग होती रहती है, हुई रहती है, उस फास्फोर कोटेड स्क्रीन पे जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो एक इल्यूमिनेशन पैदा होती है, ठीक है। उसी इल्यूमिनेशन की वजह से हमें अपनी टीवी की स्क्रीन पे चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं कैथोड रेज ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन का निकलना और किसी उस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन के सर्टेन लोकेशन पे जाके टकराना और इल्यूमिनेशन पैदा करना, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं पिक्चर इंफॉर्मेशन जो है मेमोरी में स्टोर रहती है, जिसके बिहाफ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है और स्क्रीन के स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके टकराता है और इल्यूमिनेशन पैदा करता है। अभी कैथोड रेज ट्यूब को बेसिकली दो क्लासिफिकेशन होते हैं, उसको बाद में भी स्टडी करेंगे, अभी आएगा वो चीज। अभी दूसरा है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में बेसिकली कुछ लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास और कुछ कंडक्टर्स के बीच में प्लेस्ड रहते हैं। जब हम कंडक्टर्स पे चार्ज अप्लाई करते हैं तो वो जो क्रिस्टल्स होते हैं, उन ग्लास के भी जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल ट्विस्ट हो जाते हैं, और उन क्रिस्टल के ट्विस्ट और अनट्विस्ट होने की वजह से ही हमारी स्क्रीन पर कुछ सर्टेन पिक्चर बन के आती है, जिसकी वजह से हमें डिस्प्ले दिखाई देता है। तो ये कुछ वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के। अब यहाँ देखिए जो स्पेशल टाइप्स की डिस्प्ले है, इसमें रैंडम स्कैन डिस्प्ले और डायरेक्ट व्यू स्टोरेज डिस्प्ले है। तो जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले आपको दिख रहा है, ये रैंडम स्कैन डिस्प्ले बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ सीआरटी। सीआरटी स्क्रीन के बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक रास्टर स्कैन और एक रैंडम स्कैन। रास्टर स्कैन में नॉर्मली हम स्क्रीन के में बनने वाली कई सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को स्कैन करते रहते हैं, जहां पे हमें इल्यूमिनेशन पैदा करनी होती है, इलेक्ट्रॉन उसी पोजीशन पे जाके टकराता है और इल्यूमिनेशन पैदा होती है। लेकिन रैंडम स्कैन में क्या होता है, हम हर रास्टर लाइन को स्कैन नहीं करते हैं, हम रैंडमली किसी भी लाइन को अपनी स्क्रीन पे प्लॉट कर देते हैं। जैसे क्या लिख रहे हैं, ड्रॉ द लाइन टू बी डिस्प्लेड डायरेक्टली। हमें हर रास्टर को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, हम स्क्रीन के किसी भी पोजीशन में, किसी भी लोकेशन पे डायरेक्टली उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स अ रैंडम स्कैन। मींस रैंडमली हम स्क्रीन के किसी भी पोजीशन को इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू स्कैन करते हैं, जिसके थ्रू वहां पे इल्यूमिनेशन पैदा होती है और हमें एक प्रॉपर शेप बनता हुआ स्क्रीन पे दिखाई देता है। ऐसी दूसरा जो स्पेशल डिस्प्ले हमारा वो है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। बेसिकली डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब भी एक तरह से सीआरटी मॉनिटर का ही पार्ट है, लेकिन डीवीएसटी में बेसिकली होता क्या है, हमारी जो पिक्चर की इंफॉर्मेशन होती है हम उसको नेगेटिव के फॉर्म में स्क्रीन के बैक साइड में रख देते हैं, और इलेक्ट्रॉन की बीम जो उस नेगेटिव इमेज पे डालते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो रिपल्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज हमने इमेज रखी हुई है, उस नेगेटिव चार्ज इमेज पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं वो रिपल्ट हो जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज लोकेशन से आर पार होके स्क्रीन पे जाके टकराते हैं, जिससे हमें एक प्रॉपर फिगर स्क्रीन पे बनता हुआ दिखाई देता है। तो डीवीएसटी यानी डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब भी एक तरह से सीआरटी का ही पार्ट है। और नेक्स्ट है हमारे स्पेशल डिस्प्ले डिवाइसेस में डिजिटल पेपर। तो ये सारी जो है हमारी तरह से आउटपुट डिवाइसेस की तरह यूज होती हैं। और एक और हमारा आउटपुट डिवाइस जिसको हम नॉर्मली आज के डेट में यूज करते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, वीआर, जिसमें आपने देखा होगा हम मोबाइल को एक बड़े से ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं और उसको अपने आंखों के ऊपर लगा लेते हैं। तो उसमें हमें क्या होता है, बेसिकली हर चीज ऐसी लगती है कि बिल्कुल रियल में वो घटना घटित हो रही, मतलब रियली हम वो चीजें फील होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। मतलब उस डिवाइस की वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो अकर्ड नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वो अकर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो उन डिवाइसेस की वजह से हमें रियलिज्म फील होता है, ठीक है। रियलिज्म वर्चुअली फील होता है, मतलब वो चीजें हो नहीं रही है लेकिन वर्चुअली ऐसा लग रहा है कि वो चीजें हो रही है, ठीक है। तो वीआर के थ्रू भी हम वीआर को भी हम एक तरह से आउटपुट डिवाइस की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन में आज हमने बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर के मेमोरी सेक्शन को भी स्टडी करेंगे। होप सो आपको अभी तक जितना भी कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट चैनल के रिगार्डिंग बताया गया वो समझ में आया होगा। थैंक यू।